मैं श्री हेमंत जी सेठिया, अध्यक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर एवं श्री देवराज जी पुरोहित, उपाध्यक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर से अनुरोध करूंगी कि हम सभी की ओर से आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को हमारा स्नेह एवं सम्मान पुष्प स्वरूप भेंट करें। इस शुभ अवसर पर हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्नेह पुष्प भेंट कर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री रुनेश मालवीय जी, महामंत्री इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर एवं श्री गोविंदलाल सैनी, सचिव इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी कुलदीप जी, रजिस्ट्रार एवं श्री श्याम सुंदर पटौदिया, सचिव अलवर संभाग। आपका स्वागत है। आदरणीय मंच के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोपैथी पर आधारित एक संक्षिप्त डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करने के लिए अनुमति चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाला भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश रहा है। सर्वे सन्तु निरामया के विचार के साथ दुनिया को भारत ने
आयुर्वेद जैसा उत्तम चिकित्सा शास्त्र दिया, परंतु विज्ञान का प्रवाह नित नई खोज में गतिमान रहता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों के बाद आज दुनिया में 150 से अधिक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और इलेक्ट्रोपैथी हमारे यहां व्यापक प्रचलन में है। पूरी तरह से वनस्पति औषधियों पर निर्भर एकमात्र चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रोपैथी। इस पद्धति के आविष्कारक काउंट सीजर मैटी रोम की सेना में कर्नल और अन्य प्रशासनिक पदों पर रहे और रोम की पार्लियामेंट में सांसद चुने गए। इन सारे पदों से त्यागपत्र देकर 15-20 वर्ष तक आप चिकित्सा विज्ञान में गहन अनुसंधान करते रहे और 1865 ईस्वी में पूर्णतया निरापद पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आपने खोज की, जिसे आज इलेक्ट्रोपैथी के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोपैथी के उद्भव का भी अपना एक रोचक इतिहास है। एक दिन काउंट सीजर मैटी अपने किले कैसल क्रोशेटा के प्रांगण में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनका एक पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया है और वो रोज बगीचे में जाकर एक विशेष वनस्पति के पत्तों को चबाता है। देखते ही देखते उनका ये पालतू कुत्ता एकदम स्वस्थ हो जाता है। मैटी जी को यहीं से अपनी खोज की दिशा मिली और उन्होंने अपना अनुसंधान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर प्रारंभ कर दिया। अपने लंबे रिसर्च से मैटी जी ने पाया कि जब हमारा भोजन वनस्पतियां ही हैं, तो समस्त रोगों का उपचार भी इन वनस्पतियों में ही छिपा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द में इलेक्ट्रो हमारे शरीर में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी की संतुलित अवस्था शरीर की स्वस्थ अवस्था है और इसकी असंतुलित अवस्था रोग की दशा है। होमियो एक लैटिन शब्द है जो किसी भी असमानता को समानता की स्थिति में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। पैथी शब्द चिकित्सा पद्धति के लिए प्रयुक्त होता है। इन तीनों गुणों के समुच्चय को ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी कहा जाता है। हमारे शरीर में ब्लड और लिम्फ नाम के दो द्रव्य निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और शरीर को पोषण देते हैं। इलेक्ट्रोपैथी सिद्धांत के अनुसार ब्लड और लिम्फ की अशुद्धि ही रोग का कारण है और इसकी शुद्ध अवस्था निरोगी अवस्था होती है। इसलिए इलेक्ट्रोपैथी में अशुद्ध ब्लड और लिम्फ को औषधियों से शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी में मूल रूप से 114 औषधीय पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष विधि कोपोषण द्वारा औषधियां बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रोपैथी दवा निर्माण की प्रक्रिया 5 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले औषधीय पौधे के वोलेटाइल ऑयल को निकालने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती है। दूसरे चरण में फर्मेंटेशन प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पौधे के एक्टिव पार्टिकल्स को एकत्र किया जाता है। तीसरे चरण में कैल्सिनेशन प्रक्रिया की जाती है, जिसके अंदर पौधे के कार्बनिक पदार्थ को एकत्र किया जाता है। चौथे चरण में कोहेशन प्रक्रिया की जाती है, जिसमें तीनों प्रक्रियाओं से प्राप्त लिक्विड और ऐश को मिक्स कर दिया जाता है और अंतिम रूप में गैस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाती है, जिसके तहत 7 दिन तक औषधि को रखने के बाद उपयोग किया जा सकता है। इन औषधियों को ड्रॉप, टैबलेट, सीरम, कैप्सूल, पाउडर और इंजेक्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न रोगों में इलेक्ट्रोपैथी औषधियां अत्यंत ही प्रभावशाली पाई गई हैं, जैसे कि
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन, नर्वस सिस्टम के रोग, माइग्रेन, पैरालिसिस, हृदय रोग में और कैंसर की सेकंड स्टेज तक भी ये पद्धति प्रभावशाली पाई जा रही है। कोरोना काल में भी कोविड से बचाव और उपचार में ये औषधियां प्रभावी पाई गई। इन औषधियों के प्रभावों को देखते हुए नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स ने भी इस पद्धति में हो रही रिसर्च और औषधियों के परिणामों को प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। 1895 ईस्वी में दक्षिण भारत के मंगलूर शहर में फादर ब्यूलर ने कुष्ठ रोगियों के लिए इलेक्ट्रोपैथी औषधियों पर आधारित पहला चिकित्सालय खोला। आजादी के बाद 1953 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने के संबंध में परीक्षण प्रारंभ किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न राज्यों के माननीय हाई कोर्ट अपने आदेशों में इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस को नहीं रोके जाने और इस पद्धति के लिए कानून बनाने के निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को देते रहे हैं। राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए 1990 से ही प्रयत्न शुरू हो गए थे। 2007 से 2017 के मध्य राजस्थान सरकार द्वारा 4 जांच कमेटियों का गठन किया गया। लंबे समय तक जांच करते हुए वैज्ञानिक और विधिक कमेटियों ने सरकार से दृढ़ अनुशंसा की कि इलेक्ट्रोपैथी को राजस्थान में मान्यता दी जानी चाहिए। रिपोर्ट पर अमल करते हुए 9 मार्च 2018 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 पारित किए जाने की घोषणा के साथ ही राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। 11 अप्रैल 2018 को इलेक्ट्रोपैथी का ये एक्ट राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो गया और इस गजट नोटिफिकेशन के साथ ही इस पद्धति की मान्यता के लंबे संघर्ष को अपना मुकाम मिल गया। मैं श्री हेमंत जी सेठिया, अध्यक्ष इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर को इस कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के इस गरिमामय मंच से जिनके कारण इस मंच की गरिमा बनी है, ऐसे हम सबके भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री धनखड़ साहब, हमारे राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब, हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के आमंत्रण पर जयपुर के पधारे हुए अनेक गणमान्य महानुभाव, माताएं बहनें एवं आज के सेमिनार में सुदूर राजस्थान से और प्रदेश के अन्य राज्यों से भी पधारे हुए सभी चिकित्सकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम सबको इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी मिली होगी। मैं समझता हूं आज के इस कार्यक्रम में अनेक ऐसे महानुभाव हैं जो शायद इलेक्ट्रोपैथी के बारे में पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे अथवा जान रहे होंगे। हमारा भारत जो है वो ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद का देश है। हमें ये गर्व है इस बात का भारतीय होने के नाते कि हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, लेकिन हमने कभी इस बात का अभिमान नहीं किया कि हम दुनिया को ज्ञान देने वाले देश हैं। तो हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे यहाँ के संतों ने, यहाँ की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा से इस देश को उन्नत बनाने वाले सभी महानुभावों ने
एक विचार का है। वो विचार है आनो भद्राक्रमंतो यंतु विश्वतः। विश्व के किसी भी कोने से यदि अच्छा विचार आता है तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, भले ही हम ज्ञान में विज्ञान में उन्नत हैं। ऐसी परंपरा का हमारा देश है। और जब इस संबंध में इलेक्ट्रोपैथी का विचार करते हैं तो हमको ध्यान में आता है ये इटली से निकली हुई है, लेकिन कोटा के पिछले कार्यक्रम में हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री बिरला जी थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये इटली से निकली है, लेकिन इसका मूल भारतीयता से जुड़ा हुआ है, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। अभी जैसा बताया गया 1953 में इसका एक जिसको कहते हैं संवैधानिक रूप से अथवा सरकारी तंत्र के द्वारा विषय प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले उस विषय पत्र में जो अभी यहाँ डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था, इसकी एफिकेसी क्या है। 1953 में सरकार के द्वारा इसकी एफिकेसी जांचने का काम प्रारंभ हुआ और उस समय 7 रोगी अलग अलग रोगों के दिए। उसमें मुख्य रूप से लेप्रोसी जो डिजीज है उसके रोगी दिए गए, उनको ठीक किया गया। ये भारत सरकार के पास सारे और राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास सारे साक्ष्य उपलब्ध है। भारत सरकार के द्वारा भी अनेक कमेटियों का गठन इसकी जांच के लिए हुआ। उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी इसकी जांच का हुआ। ये भी अभी डॉक्यूमेंट्री में हमको सुनने को मिला। 4 कमेटियां बनी। चारों कमेटियों ने पिछले 2007 से लेकर 2017 तक यानी 10 वर्ष तक हमारी सब तरह की जितनी जांचें होनी थी इस पद्धति के संबंध में वो की और इन दवाओं की जांचें की। मेरे को इस बात को बताते हुए गर्व है, ये सारे विषय को सहकार देने वाले, सहयोग देने वाले, जांच करने वाले ऐसे अनेक महानुभाव भी आज इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। ये अति आनंद की बात है, ये अति आनंद की बात है। नए सिस्टम को हम बढ़ाएंगे, ये सहज नहीं होता है। हम तो कर रहे हैं क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इस सभा में बैठे हुए ऐसे बहुत सारे गणमान्य महानुभाव हैं जिनको कुछ को हम जानते हैं, लेकिन कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं, जिन्होंने ऐसे तपस्वी लोगों ने इस विषय को पढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रयत्न किए होंगे। मैं समझता हूं भविष्य में कभी इतिहास लिखा जाएगा तब इसको समझ में आएगा। क्योंकि ये गौरव भविष्य में आज 50 साल के बाद भी इलेक्ट्रोपैथी को याद करना है तो ये गौरव राजस्थान को ही प्राप्त है कि 2018 में देश में सबसे पहली बार राजस्थान ने इसका एक्ट बनाया। आयुर्वेद होम्योपैथी की बात करते हैं तब भी हमको ध्यान में आता है भारत सरकार से पहले एक्ट यही बना था, यही लागू हुआ था। हमारे लागू करने के बाद भारत सरकार ने अपना सेंट्रल एक्ट बनाया है। इसी प्रकार से आज इस गरिमामय मंच से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इस एक्ट को यहां लागू होने के बाद पूरे भारत में लागू होने का मार्ग ये प्रशस्त होगा। विज्ञान की दृष्टि से अभी डॉक्यूमेंट्री में हमारे सामने आया कितने प्रकार के रोगों पर रिसर्च चल रही है, क्लिनिकल डेटा के साथ चल रही है, क्लिनिकल रिसर्च के साथ चल रही है। और सौभाग्य से यह परिचय होने वाला, इस पद्धति को परिचय कराने वाला एक बड़ा विषय अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान है। एक्ट बनने के बाद किसी भी नए एक्ट को लागू करने का पहला काम उस सरकार के द्वारा ही होता है और मुख्यमंत्री जी की उसमें विशेष भूमिका होती है। उनके आदेश से ही पहले बोर्ड का गठन किया जाता है। पहला बोर्ड बन गया। आदरणीय प्रणाली जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय बोरा जी बैठे हैं। उन्होंने मंच पे आकर घोषणा कर दी कि आज बोर्ड बन गया। उस कार्यक्रम में थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो बोर्ड जो लागू होना था पिछली सरकार में लागू नहीं हुआ है। वो अभी अविलंब रूप से लागू हो, ऐसे मेरी एक सादर अपेक्षा है, विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण उसको रोका जाए। विभागीय दृष्टि से जितने भी उसकी ओर रोकने के लिए प्रयत्न हुए हैं वो सभी सामने आएंगे। हमारे बीच में आज मुख्यमंत्री जी भी हैं और सौभाग्य से आप आयुर्वेद मंत्री हैं, तो इस नाते से जैसे सज्जन धनखड़ साहब ने कहा प्रथम परिचय हुआ उसी में कह दिया, हम आपके ही कार्यक्रम में आए हैं। तो आयुर्वेद मंत्री जी यहाँ है, बजट सत्र आने वाला है, आयुष का बजट आएगा। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा उस बजट में इलेक्ट्रोपैथी विकास के लिए आवंटन करें और उसके साथ ही इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए इसके चिकित्सालय, इसके रिसर्च सेंटर, एक बड़ा रिसर्च सेंटर जयपुर में बने, इसकी एक कल्पना के साथ आप उस पर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए होगा।
माननीय उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच में हैं। आपसे भी मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस विषय को, अपने भारत को एक गौरव प्राप्त हुआ है। आप सबको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, यहाँ कुछ लोग तो जानते भी हैं। WHO ने परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए, उनको दुनिया में हम कैसे लागू करें, इसके लिए हमारे जामनगर में एक संस्थान का और शिलान्यास किया है, उसको खोला है। और दुनिया भर की भारत के साथ जितनी पद्धतियां हैं, उनको भारत को गौरव दिया है कि आप इन परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के बारे में आप करें। तो मैं उपराष्ट्रपति से निवेदन करूंगा कि ये जो जामनगर में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का जो संस्थान खुला है, इसमें इलेक्ट्रोपैथी को शामिल करें। इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर वहाँ रिसर्च हो, वहां पर इसके विकास की बात हो, तो मैं समझता हूँ जनता के लिए बहुत अच्छा एक विकल्प, एक बहुत अच्छी पद्धति ये हम सबको ध्यान में आएगी, मिलेगी। एक अंतिम विनती और करूंगा उपराष्ट्रपति जी से, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की भाजपा सरकार ने और इसके बोर्ड गठन का काम किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके विषय को आगे बढ़ाकर इसको लागू करने वाले हैं, तो ऐसा ही विषय भारत सरकार के द्वारा ये आगे बढ़े। वहां भी जो कमेटियां बनी हुई है अपना काम पूर्ण जल्दी करें और पूरे भारत में चिकित्सा पद्धति लागू हो। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरवशाली राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री प्रेमचंद बैदा जी से अनुरोध है कि वे अपने उद्बोधन से सभा को अनुग्रहित करें। आज इलेक्ट्रोपैथी दिवस पे हम सबके बीच हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब, आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि आपका स्नेह हमें जब भी मिलता है निश्चित रूप से हमें बड़ा प्रफुल्लित कर देता है कि आपका जो स्नेह, आप अभी कुछ दिनों पहले मेरी विधानसभा में गए थे, आपका वहां पदार्पण हुआ था और वहां की जनता आज भी आपके उसी स्मरण को याद करती रहती है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा हमेशा हमारे क्षेत्र में आकर आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, आपने इस राजस्थान की बागडोर कुछ समय पहले ही आपने संभाली और आपके ऐतिहासिक निर्णय जो आपने लिए हैं, निश्चित रूप से इस राजस्थान की जनता को ये साबित कर दिया कि ये राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और ये मोदी जी की गारंटी वाली सरकार है। जो आपके इन निर्णयों को देखकर राजस्थान की जनता निश्चित रूप से बहुत आभारी है आपकी कि आप इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सम्माननीय हेमंत जी भाई साहब, आपका जो इलेक्ट्रोपैथी में जो आपका जो सहयोग मिल रहा है और इसी राजस्थान की जनता को ही नहीं, पूरे भारत की जनता के स्वास्थ्य के जीवन पर आपका ये रिसर्च, आपका ये कार्य निश्चित रूप से हमारे जीवन के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं सामने विराजमान सभी यहाँ पर हमारे सांसद महोदय सम्माननीय रामचंद्र जी बोरा साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे वरिष्ठ सम्माननीय विधायक आठ बार के रहे सम्माननीय कालीचंद जी सराफ साहब, हमारे यहाँ के उप महापौर साहब, हमारे पूर्व विधायक के सम्माननीय पारिक साहब और प्रकाश जी भाई साहब और सभी इस कार्यक्रम में पधारे सभी को मेरा प्रणाम। ये वर्तमान समय में अति व्यस्तों से
जीवन शैली के कारण लोग विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं, इनके निदान में एलोपैथिक चिकित्सा के अलावा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी है। इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार सन 1965 में इटली के काउंट सीजर मेटी ने किया। इस चिकित्सा पद्धति की जानकारी इस कार्यालय के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है। लोगों का स्वास्थ्य उन्नत हो, इसके लिए कार्य करना भी सरकार का पहला कर्तव्य है। ये एक 100% हर्बल चिकित्सा पद्धति है। आज आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी व्यक्ति में होने वाले सभी रोगों को दूर करने में कारगर साबित हो रही है। इस पद्धति से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह पूर्ण रूप से हर्बल पद्धति पर आधारित है। इलेक्ट्रोपैथी की गुणवत्ता इसलिए भी सुनिश्चित है क्योंकि इससे दवा का आधार केवल औषधीय पौधों का रस है और इस प्रकार के उपचार करना हमारी पुरातन परंपरा भी रही है। इसकी औषधियों में केमिकल, मेटल, एनिमल आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह पद्धति देश के प्रत्येक राज्य में प्रचलित है। मुझे खुशी है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से इलेक्ट्रोपैथी के विभिन्न विषयों की जानकारी हमारे जनता तक पहुंच सकेगी और मैं सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी को और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि इस पद्धति को आगे बढ़ाने में जितनी भी सरकार की मदद हो, हम सब मिलकर इसकी मदद करेंगे। जय हिंद। सादर धन्यवाद मान्यवर। विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस के शुभ अवसर पर इलेक्ट्रोपैथी के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध एवं अनुसंधान पर आधारित साहित्य का विमोचन आज हमारे आदरणीय मंच पर आसीन श्रद्धेय अतिथि गणों के कर कमलों द्वारा हो, ऐसा सौभाग्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिवार को आज मिला है। कृपया इस साहित्य का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें। आदरणीय मंच का बहुत बहुत आभार। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि सर्वजन प्रिय माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी से सादर अनुरोध है कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आज की इस इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार में हम सभी का बहुत ही सौभाग्य है कि जो नेचुरल रूप से राजस्थान से जुड़े ऐसे हमारे व्यक्तित्व और देश के माननीय उपराष्ट्रपति
हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से आप मैं राजस्थान प्रदेश की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद बैरवा जी, इस इलेक्ट्रोपैथी में मैंने देखा है काम तो बहुत करते हैं, लेकिन जिन्होंने रुचि से काम किया, मेहनत से काम किया, उसके हमारे अध्यक्ष सम्मानीय हेमंत सेठिया जी, एक बार उनके लिए क्योंकि काम तो कई होते हैं, लेकिन काम का आगे परिणाम उसकी रुचि देती है, और इनकी रुचि जिस तरह से है, निश्चित रूप से इन्होंने इसे बढ़ाने का काम किया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों और यहाँ पधारे सभी महानुभावों को विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। दुनिया को इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति देने वाले काउंट सीजर मेटी को भी मैं नमन करता हूं। काउंट सीजर मेटी जी का मानना था कि हमारा भोजन पेड़ पौधे ही है, तो रोगों की चिकित्सा भी हमें औषधीय पेड़ पौधों के जरिए खोजनी चाहिए। इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा, जिसमें औषधीय पौधों के रसों के माध्यम से इलाज किया जाता है, चिकित्सा लोगों की सेवा का श्रेष्ठ मार्ग है। इलेक्ट्रोपैथी एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। इलेक्ट्रोपैथी औषधियां विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी पाई गई है। आज राजस्थान में हजारों रोगियों का इस पद्धति से इलाज हो रहा है। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला पहला राज्य है। इस संबंध में विधानसभा ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 में, जैसा कि आपने देखा, पारित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति पर है। नए एम्स खोलने के साथ ही आयुष मंत्रालय के माध्यम से नई आयुष पद्धतियों का विकास भी किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग और स्वस्थ जीवन शैली के लिए और उसके माध्यम से मानवता को निरोग और स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, और मैं मानता हूं ये संदेश पूरी दुनिया के अंदर है, और आप देख रहे हैं उसका जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रभाव है। भारत प्राचीन काल से ही कई पारंपरिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की संस्कृति का केंद्र रहा है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने में मदद मिल रही है। आजादी के अमृत काल में हमें देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में प्रयत्न करने हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी जो आज राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर चल रही है, उसका उद्देश्य दोनों स्वास्थ्यों की तरफ है। एक स्वास्थ्य वो भी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से निकल करके आता है। उस अंतिम व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, जिस योजना का पात्र है, वो योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचे, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। इसलिए हमारी भारत विकसित संकल्प यात्रा। दूसरा, हमारा आयुष्मान भारत को लेकर के हमने जो काम किया है, उसमें अगर आप देखेंगे 33 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड के लिए केवाईसी की जा चुकी है। 70,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड हमने जारी किए हैं। इस इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार में विशेषज्ञों के बीच में विचारों के आदान प्रदान से इस शिक्षा पद्धति को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस पद्धति में राजस्थान सरकार जितना सहयोग आप चाहते हैं, जितना सहयोग आपके मन की इच्छा है, अब क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि लोग स्वास्थ्य की एक कहावत है कि कैसा भी हो, लेकिन व्यक्ति के घर में कुछ नहीं है, लेकिन उसको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वो कहीं से भी लाए लेकिन स्वास्थ्य ठीक रखता है। और ये ऐसी पद्धति है। मैंने देखा था एक संत थे, गांव में वो दवाई देते थे, वो सुबह निकलते थे, शाम को मरी जाते थे, सुबह निकलते थे जल्दी, 2-3 घंटे में जंगल में से निकल करके आते थे। लोग उनसे कहते थे कि हमको आप ये बताइए क्या है। वो कहते थे कि दवा दबे की होती है। और वो उनको जंगल में जैसे ही कोई बीमार व्यक्ति आता था, वो जाते थे, घंटे 2 घंटे में लौट करके आते थे, उसको बनाते थे और उसको देते थे, और उससे व्यक्ति का इलाज होता था और उससे स्वास्थ्य लाभ होता था। सुबह उनके पास लाइन लगती थी। हमारी ये पद्धति बहुत पुरानी पद्धति, निश्चित रूप से उस पद्धति को आगे बढ़ाने का आपने काम किया है। हमारी सरकार कटिबद्ध है अच्छे काम के लिए, स्वास्थ्य हमारा ठीक प्रकार से रहे। मैं तो आपसे एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में देश के अंदर कहीं और भी अगर हम इसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ऐसे हमारे कुछ इस पद्धति के जानने वाले व्यक्ति अगर हों तो उनकी भी एक सेमिनार बुला करके इस पद्धति को आगे बढ़ाने का काम आपके माध्यम से हो सकता है। क्योंकि जब राजस्थान ने पहला काम ये किया है तो इसमें अग्रणी बन के और भी हम काम इसमें करें, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने मेरे को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद। आज के शुभ अवसर पर इस सभा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं इलेक्ट्रोपैथी समर्थकों का सौभाग्य है कि परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से सभा को किताब करें। आप सभी को नमस्कार। राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, सामान्य तौर पर लोकप्रियता का संकेत कुछ समय के बाद दिया जाता है, पर पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कितना लोगों को अच्छा है, ये देखने से ही लगता है कि राजस्थान के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। और यहाँ की प्रगति निरंतरता से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाएगी। सरलता से पूरी तरह प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ जब मुझसे मिलने आए तो कहा, मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूं। मैं अचंभित रह गया। बोला, एक ऐसा मुकदमा था 30-32 साल पहले, और वो दीवानी मुकदमा था, लेट मी पुट इट राइट, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं था। उसमें आपने हमारी मदद की थी, और वो व्यक्ति का मुकदमा नहीं था, एक बहुत बड़े वर्ग का मुकदमा था।
तो मैंने सोचा वकील रहने के फायदे तो कई हैं। हेमंत सेठिया जी ने बहुत जल्दी इनको चार्टर दे दिया। मैं आग्रह करूंगा सेठिया जी, थोड़ा तो समय दो, ठीक है ना। पर सुखद विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी नवज इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से पहचान ली और घोषणा कर दी। मेरा संवाद प्रेमचंद जी बैरवा जी से विचित्र परिस्थिति में हुआ। 23 अप्रैल 2023 को धन्ना जाट भगत की जयंती पर मुझे कैथल में मुख्यमंत्री हरियाणा ने बुलाया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। उस इलाके में धन्ना जाट की बहुत मान्यता है, पर मुझे लगा कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ है, वहां का निमंत्रण मुझे मिलने में आपने बहुत सहायता की। और 23 सितंबर 2023 का दिन निश्चित किया गया, पर एक संकट आ गया। संकट मोचक भी आप ही बने। संकट यह आ गया कि तत्कालीन सरकार ने कहा कि यहां पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि अपनों में से जब कोई ऊपर जाता है तो हम उसका स्वागत भी करें और अपेक्षा भी रखते हैं। इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। एक किसान को तैयार किया और किसान ने जिलाधीश को लिख कर दे दिया, खेत में 3 नए हेलीकॉप्टर भी आपको मिलेगा। पर मैं प्रशंसा करूंगा कि जिलाधीश महोदया बहुत ही सकारात्मक रुख लिया। अ गर्ल IAS ऑफिसर, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया। इनकी दवाई मैंने ली। डॉक्टर कलकत्ता के आश्चर्यचकित हुआ।
मैं लाभार्थी हूं, पर पता नहीं क्यों मेरी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। इनको किसान विरोधी तो कह नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका काम सशर्त तरीके से कीजिए। आपके यहां से सांसद रामचंद्र बोहरा जी और चूरू के सांसद श्री राहुल कुशवाहा जी मेरे साथ आए हैं। मैंने कहा इस कार्यक्रम में आपका क्या लेना देना है? तो नेता तो चूकता नहीं है ना। बोले सेठिया जी चूरू जिले के हैं। अरे मैंने कहा नाता हेमंत जी से नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रखना है। और आपके पिताजी जो पूर्व सांसद रहे हैं 4 बार, वो आजकल थोड़े बीमार हैं। इलेक्ट्रोपैथी का फायदा लीजिए, इलेक्ट्रोपैथी का चैंपियन मानिए। श्री गोपाल शर्मा जी विधायक, इनसे नाता मेरा 1989 से है। इन्होंने मेरा लोकसभा चुनाव कवर किया था। मैं कह सकता हूं किसी नेता के लिए बहुत काम के नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत निष्पक्षता से की है इन्होंने, और मैं इसका भुगतान। वो तो मेरे चुनाव का संचालन, देखभाल राजस्थान की भूमि से उपराष्ट्रपति बने भरू सिंह शेखावत जी कर रहे थे, वरना इनकी 2-4 रिपोर्ट आज भी मेरे को खलती है। पर एक मौका आ गया जब इन्होंने महानगर टाइम्स की शुरुआत की, और जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पीएस संगमा जी, उनको इन्होंने बुलाया और मैं भी आया। संगमा जी ने कहा, गोपाल शर्मा जी क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो? ये थके नहीं है प्रेरणा देने की। राज्यपाल की हैसियत से शायद ही कोई मौका था जब मैंने इनके कार्य क्षेत्र उस भवन पर जाकर दस्तक न दी हो। और अनुशासन, तीव्रता, आक्रोश रहित बात पर बिना मिलावट के कहना आसानी से आम आदमी को नहीं होती है, पर मुझे पिछले 20 साल से आदत पड़ गई है और हजम कर देता हूं और फायदा लेता हूं। डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, आपकी वजह से मुझे इसी सप्ताह में यहाँ आने का सौभाग्य मिलेगा। क्षेत्र संचालक हैं, बहुत सिंपल है, सरल स्वभाव के। और मैंने देखा है अक्सर कि सरल स्वभाव, lack of arrogance, lack of throwing weight, dropping hands, जब ये नहीं होता है तो पता लगता है कि आदमी 24 कैरेट का है। बाकी जितने भी महानुभाव यहाँ हैं, मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ कि मुझे आप सबके सामने आज आने का सुअवसर मिला है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो और सार्थक हो, ये मेरी कामना है। 11 जनवरी को दिवस था, इलेक्ट्रोपैथी दिवस, उस पर
सभी का अभिनंदन और बधाई। हम ऐसे कालखंड में हैं कि हमें कुछ बातों की ओर ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमारे रीढ़ की हड्डी की है, स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ आवर ग्रेट नेशन। भारत में दुनिया की 1/6 ह्यूमैनिटी रहती है। हमारी जो व्यवस्था है दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रवाद और भारतीयता को आप सदैव समर्पित रहें। ये मेरी आकांक्षा है, अभिलाषा है, और इसको मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, एंड दे अप्रिशिएट इट। इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नॉन नेगोशिएबल। यही एक रास्ता है हमारे भारत को बहुत महान बनाने का, और उस रास्ते पर भारत निर्भीकता से अग्रसर है। देश हित को सर्वोपरि रखना हमारा दायित्व है। राष्ट्र, धर्म और सांस्कृतिक अस्मिता को कभी आंच न आए, ये हमारा संकल्प और दायित्व होना चाहिए। कुछ लोग, भ्रमित लोग ऐसा करते रहते हैं। हम जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को चलाते हैं। जानकार आदमी जब ऐसा करता है तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई अर्थशास्त्री जिसने 10 साल तक भारत की व्यवस्था के साथ भाव रखा, तो कहता है विदेश से 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, उसको कोई टोकता नहीं है। और वो बढ़ोतरी 7.6%। तो मैं आप सबसे कहूंगा, ये समय शांत रहने का नहीं है, ये समय चुप रहने का नहीं है। If we remain silent when we should be speaking vocally, then trust me, our silence will resonate in our ears for years to come, and we will be silenced. भारत माँ स्वीकार नहीं करेगी, और मेरा आग्रह रहेगा हर व्यक्ति से कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन वर्तमान स्थिति को देखते करे, जहाँ भारत का अस्तित्व पूरी दुनिया दूसरे तरीके से मान रही है। राजस्थान विधानसभा ने तो ये पारित कर दिया, और देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है, संसद में नहीं हुआ है। मैं हेमंत सेठिया जी को कहता हूं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी और अध्यक्ष है, उनके सभी सांसदों को मैं बुलाकर आपकी कौमी काउंसिल से मुलाकात कराऊंगा। पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बात संसद में भेजे, और यदि अगर किसी क्षेत्र में सबसे बड़ी छलांग भारत ने लगाई है तो वो स्वास्थ्य के मामले में लगाई है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य मूल केंद्र रहा है, विकास का मूल मंत्र रहा है, और यही कारण है कि पहली बार देश में आयुष मंत्रालय, इससे पहले पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयुष्मान भारत। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वहां भी अफोर्डेबल मेडिकल केयर नहीं है, यहाँ पर है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज के दिन जो ये सेमिनार है और इसका विषय जो आपने रखा है, रीनल डिसऑर्डर्स एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच, ये कॉन्टेम्पोरेनियस रेलेवेंस का है। आज के दिन हर आदमी ये सोचता है कि मेरा खान पान अच्छा हो, पेस्टिसाइड से ग्रसित न हो, मैं स्वस्थ हूं। और भारत ने पहल की है इसमें भी, और दुनिया को बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है। हमारे अथर्ववेद में क्या कुछ नहीं लिखा है स्वास्थ्य के बारे में। दुनिया के वैज्ञानिक तत्परत हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करके वहां योग के बारे में बताया। दुनिया ने स्वयं स्वीकार किया कम से कम समय में
दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों में इसको अपनाया और अब 21 जून को पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में योग दिवस मनाया जाता है। योग दुनिया को भारत की देन है और गत योग दिवस पर जो राष्ट्रीय दिवस है जबलपुर में, उसमें मैं था और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में संयुक्त राष्ट्र प्रांगण में दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों के सामने योग को योग दिवस तक सीमित नहीं है, योग कंटिन्यू का है। हमने शुरुआत की, भारतवर्ष ने शुरुआत की, दुनिया को ये रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। अब देखिए मोटे अनाज की बात है, दुनिया में बहुत बड़ा चलन हो गया श्रीलंका, तो प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इंटरनेशनल मीडिया डे डिक्लेयर कराया, तो कितना बड़ा बदलाव आया है। किसान की हालत तो उसमें सुधरेगी ही, बहुत सी व्यवसायिक अपॉर्चुनिटीज भी वहां से निकलेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत जबरदस्त है। इलेक्ट्रोपैथी के बारे में मैंने कहा, नाम के अलावा सब ठीक है, नाम के अंदर लगता है कि कोई करंट लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। देर तक मिलना थी मोर नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं इलेक्ट्रोपैथी। जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, तो भारत सरकार ने संस्थागत तरीके से संगठित रूप से इसको आगे बढ़ाया और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन वो साथ अपने यहाँ लालचंद कटारिया जी पूर्व मंत्री बैठे, मैं इनको कृषि से लगाव के लिए बहुत साधुवाद का पात्र मानता हूं। जब मेरी इनसे चर्चा हुई है, मैंने कहा किस मामले में सबसे ज्यादा रुचि है, बोला मेरे यहाँ तो गाय है, उनको देखने में सुबह 4 बजे जाता हूँ और चाहता हूं कि वो दूध सबको सही तरीके से मिलता है। आज के दिन मैं यहां से आह्वान करना चाहूंगा किसान बंधुओं को खास तरीके से कि वो अपने बच्चों को नौकरी में भेजने के लिए लड़ाई थी, वो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि उत्पाद का है। दूध का जितना वैल्यू एडिशन हो सकता है, सरकार कितनी नीतियां आज देती है, उनका फायदा उठाना चाहिए। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये सब बातें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि जब कोविड की महामारी आई तो राजस्थान के कई स्थानों से पैकेट बने गए, कलकत्ते में भेजे गए, कलकत्ता पुलिस ने उनको ग्रहण किया और वो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए। राजभवन कलकत्ता में प्रकाश भाई साहब क्योंकि लघु उद्योग सा चालू कर दिया, 600 से ज्यादा कर्मचारी थे, हर 30 दिन हम काढ़ा देते थे, एक भी कोविड की चपेट में नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि चमक दमक आकर्षण आवश्यकता है बड़े हॉस्पिटल्स की, मतलब नहीं, और जो हमारी पूंजी है, हजारों साल की पूंजी है, जो सार्थक है, उसको अपनाना चाहिए। और यही कारण है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कितना सरकार का दूरदर्शी सोच रहा, ये साधारण बात नहीं है कि 140 करोड़ वाले देश में कोई प्रधानमंत्री तय कर ले कि हर घर में शौचालय होगा। सोचते समय डर लगता है, लोग कहेंगे उपलब्धि कहां हुई है।
आज के दिन जमीनी हकीकत है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को जो टूकरी से चूल्हे के अंदर आप और हम सबको भोजन बनाकर देती थी, उनका संकट दूर किया, उनको फ्री किया था। ये छोटा काम नहीं। देश का प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले से स्वच्छता अभियान की बात करे तो कुछ लोग मानते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री के कहने की बात है, पर कितना बड़ा असर हुआ है। पहले जो भी अपने लोग विदेश में जाते थे, किसी ने भी चलती गाड़ी से केले का छिलका बाहर नहीं फेंका। यहाँ आते ही अपना अधिकार समझते थे कि सड़क तो हमारी है, सड़क की दाम गार्बेज, चाहे सो फेंक सकते, आज नहीं फेंकता कोई। ये बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव नहीं आया है, ये एक उद्योग बन गया है। हाउ डू वी डू? ये सोच सोचा नहीं है। देश के मानस को बदलना ये राजतंत्र है। देश को एक दृष्टि देना यही राजतंत्र है। और आज ये सब कुछ हो रहा है। भजनलाल जी, आपको सौभाग्य मिला, आपको अनायास सौभाग्य मिला, मुझे भी अनायास मिला। और ये चीजें जो अचानक होती हैं, इसमें धरती का मनुष्य और ऊपर की शक्ति दोनों एक जगह मिलती है। मैंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली और आपको कोई छुट्टी लेने नहीं देगा। इलेक्ट्रोपैथी की खास बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े अनुशासन की बात मांग करती है। इलेक्ट्रोपैथी बहुत अनुशासन तरीके से नहीं करती है। मैं तो मेरी धर्मपत्नी को धन्यवाद दूंगा कि सेठिया जी समय पर मेडिसिन भेजते थे और वो नियमित रूप से कलकत्ते का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, उनके प्रोफेसर ने कहा कि ये क्या है, ये गायब कहाँ हो गया पत्र। मैंने कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पहले एक्सरे खराब थी, पत्र होगा नहीं। वो तो सही है, क्योंकि बंगाल की भूमि में ऐसा संभव भी हो सकता है। शुरू में हम कहीं भी जाते हैं, भारत का जो व्यक्ति है, हमें थोड़ा हिचकिचाहट में रहता है कि पता नहीं दूसरा कितना प्रतिभाशाली है। मैं भी पेरिस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में था। भजनलाल जी, आप भी बने। वी टेक टू सिस्टम एज दैट टेक्स टू वोटर, जब तक की तरह अपने जल्दी ग्रहण कर देते हैं। और यही कारण है आज के दिन कि दुनिया में कोई ऐसा बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है जहां भारतीय का योगदान न हो। हम कहां थे और कहां आ गए? 10 साल पहले दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में जो दुनिया के लिए चिंता का कारण थी, दुनिया पर बोझ थे, हमारा नाम नहीं सुना था। और आज इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए, कनाडा को पीछे छोड़ते हुए, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति 2027-28 तक हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हैं। जबकि ये मेरा पीछे छोड़ने वाला मामला मुझे सुधार करना चाहिए। हम किसी को पीछे छोड़ते नहीं, हम हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो सब कुछ आगे नहीं करते। मेरी विदेशी यात्राओं का सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे तब मिला और G20 में खासकर जब कहते थे कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट था पैंडेमिक, कोविड, सबसे बड़ा संकट। भारत ने अपने लोगों का ध्यान रखते हुए भी 100 से ज्यादा देशों की मदद की। वासुदेव कुटुंबकम हमारे लिए एक एक्सप्रेशन नहीं है,
ये हमारा सोच है और यही कारण है कि G20 में इसको मोटो के रूप में अपनाया। आज के दिन लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट। आज के भारत में स्काई इज नॉट द लिमिट। आज के भारत में कोई लिमिट नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ और सुखद आश्चर्य हुआ कि एम्स के प्रतिभाशाली डायरेक्टर साहब को मैंने भोजन को बुलाया, डॉक्टर श्रीनिवास, डायनेमिक मैंने उनको ये कहा कि आज दुनिया में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का बोलबाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह में 3 MOU कर चुका हूं, एक IIT से, एक बेंगलोर से। तो उसी समय भोजन के पश्चात मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को एक मेडिसिन दी जो इलेक्ट्रोपैथी की तरह ही बनाई जाती है। कुछ तत्व होते हैं, उनको एक साथ मिश्रण कर बनाया जाता है, पाउडर बनता है और उससे डायबिटीज आपकी पूरी कंट्रोल में रहती है। उन्होंने उसी डॉक्टर को कहा कि ये मेरे को एक पूजा बना कर दे, हम इसकी जांच कराएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी मेडिसिन है, दुनिया में तो जाएगी ही। रिसर्च हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम पता नहीं क्यों नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं, कुछ लोगों की वजह से। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब शरीर के सब अंग स्वस्थ रहेंगे। दिमाग स्वस्थ नहीं है तो परेशानी है, दिल नहीं है तो परेशानी है, लंग्स के साथ में है, पूरे शरीर का। समाज का भी यही हाल है। समाज भी तभी स्वस्थ रहेगा तो समाज के सभी अंग एक साथ रहेंगे। हमारी संस्कृति यही कहती है सब मिलकर काम करो, एकजुटता से काम करो। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। कहने को तो कहते हैं 36 कौमें ज्यादा है पर मुहावरे से 36 कहा जाता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, उस लोगों का सोच कितना विकृत है, कितना छोटा है, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। 35 ग्राम एक, इनको इस बाबू में बांट तो उस बाबू में बांट। हम सबका परम कर्तव्य है कि समाज में जो लोग जहर बोलते हैं सबसे पहले तो उनका आचरण अमर्यादित है। दूसरा, उनको ये नहीं पता कि जिसको वो शक्ति मानते हैं वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समाज को जोड़ना हमारा कर्तव्य है। समाज को हम इस तरीके से नहीं बांट सकते। राष्ट्र हित सर्वोपरि हित है, राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हाल ही में आपको बताता हूं, मुझे राम मंदिर के संबंध में निमंत्रण मिला तो मुझे वहां कहना पड़ा सार्वजनिक रूप से कि राम की कल्पना, राम राज्य की कल्पना भारत के संविधान में निहित है। संविधान के निर्माताओं ने इसको प्रकाशा पर रखा है। संविधान में जो 20 से ज्यादा चित्र हैं उनमें मौलिक अधिकारों के ऊपर जो चित्र है उसमें राम, लक्ष्मण, सीता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब कोई उन्होंने किसी की आलोचना नहीं करता, अज्ञानी हो, इतिहास से हम भी गए, जो हरफनामा दे देते हैं कि राम काफी है, वो वर्तमान में किसी का अनादर नहीं कर रहे, वो हमारे संविधान निर्माताओं का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से उन चित्रों को उभा रखा है। आज के दिन हर भारतीय को राष्ट्र हित से थोड़ा भी हट गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत का जो अमृत काल है वो भारत का गौरव काल है। अमृत काल में इतनी मजबूत नींव रखी जा चुकी है कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा
भारत विकसित देश नहीं होगा दुनिया के सर्वोपरि। मैंने वो दिन देखा है 1989 में लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था, देखा है हमारा सोना, उस देश का सोना जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश का सोना हवाई जहाज फिजिकल शेप के अंदर स्विट्जरलैंड के 2 घंटों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। जब सोचा था और कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज उस समय 1 बिलियन के आसपास था। आज 1 सप्ताह में हमारा फॉरेन एक्सचेंज 6 बिलियन बढ़ जाता है, एक बिलियन से जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहां से 3 बातें कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। पहला, हमारा परम कर्तव्य है कि हम आर्थिक राष्ट्रवाद की सोच ये हर एक का, खास तौर से जो उद्योग में, व्यापार में, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस, वो ये काम कर सकते हैं। हम विदेशों से दिए मंगाएंगे, कैंडल मंगाएंगे, फर्नीचर मंगाएंगे, कर्टेन मंगाएंगे, वो चीजें मंगाएंगे जो यहाँ बनती हैं। हम थोड़े से पैसे के खर्च के देश का और देश के नागरिकों का बहुत अहित कर रहे हैं। जब बाहर से हम वो चीज मंगाते हैं जो यहाँ उपलब्ध है, तो हम उन लोगों के हाथ से काम छीन रहे हैं जो उस काम में लगे हुए हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स को हम निरुत्साहित कर रहे हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है हर नागरिक और खास तौर से इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस के नेताओं, लीडरशिप को आगे आना चाहिए। हम देश में वही आयात करें जो हमारे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, भारत एक ऐसा देश था, तो थोड़ी रोक लगी है। हमारे यहां से किसी भी पोर्ट को चले जाओ, पारादीप को चले जाओ, आयरन ओर की जहाजें बाहर जा रही है। क्यों? भारत से रॉ मटेरियल बाहर क्यों जाए? भारत में वैल्यू एडिशन क्यों नहीं हो? भारत में वैल्यू एडिशन न होने का मतलब यहां जो लोग काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लोसम कर सकती है, उसको हम पूजित कर दें। और ये हमारी सरकार नहीं कर सकती, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार विश्व में एक मानदंड के अनुसार से काम करती है और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है। हमारे उद्योग व्यापार जगत में जो शीर्ष पर है उनका काम है और सबसे ज्यादा काम आप लोगों का है। एक बार ये चालू हो जाएगा, बहुत आगे तक जाए। और तीसरी और अंतिम बात, कहते हैं कि मेरे पास पैसा है तो 5 गाड़ियां रखूंगा, चाहे जितना पेट्रोल यूज करूंगा, चाहे जितनी बिजली यूज करूंगा, मतलब आई विल कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज आई हैव फिस्कल कैपेसिटी, बिकॉज आई हैव पावर इन माय पॉकेट। ये आपका अधिकार नहीं है। वी आर ट्रस्टीज। पानी हो, कोयला हो, ऊर्जा हो, उसका उपयोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा अवसर मिला, कुछ बातें मैंने आपको कही, बहुत सी बातें लगी। अंत में यही कहूंगा, जो लोग समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तात्कालिक राजनीतिक फायदे में बांटना चाहते हैं, जहर फैलाना चाहते हैं, 35 बनाम 1 की बात करते हैं, 20 बनाम 10 की करते हैं, वो लोग समाज के दुश्मन नहीं, खुद के दुश्मन भी हैं। उनका आचरण अमर्यादित नहीं, घातक है। और आज के दिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या समूह है, कितनी भी सीक्रेसी में कोई बात करे, वो सड़क पर तुरंत आती है, त्वरित गति से आती है और समाज को एक तरीके से बहुत ही बड़ी वोटर में डालती है। ये मेरी आपसे कामना है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि ऐसे तत्वों को सबक सिखाने की दरकार नहीं है। वो अपने हैं,
उनको जागरूक करने की दरकार है, उनको समझाने की दरकार है, उनको सही रास्ते पर लाने की दरकार है। और ये काम संस्थागत तरीके से नहीं, अपने पड़ोस में होना चाहिए, अपने समाज में होना चाहिए, जिस वर्ग से जुड़े में वहां होना चाहिए। एक बार फिर आप सबने मुझे मौका दिया और बर्दाश्त किया। ये तो क्रूर हो गया वैसा कि बर्दाश्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आपके श्री वचनों से सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति में अद्भुत विवेक एवं उत्साह का संचरण हुआ। इलेक्ट्रोपैथी परिवार आपका आभारी है। May I now invite Shri Moolchand Sethia, Shri Alok Sethia and Shri Rahul Beg to present a memento, our humble token of profound gratitude and reverence to our esteemed Chief Guest, Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar ji. May I request all to kindly rise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।